नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निलय सिंह। असम का चुनाव अब होने वाला है और उसके लिए सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। बीजेपी जो कि यहाँ पे अभी सिटिंग है, सरकार में है और अब वो तीसरी बार सरकार बनने का इरादा रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं, तमाम नेताओं ने अपना जो चुनावी अभियान है वो शुरू कर रखा है और अलग अलग प्रदेशों से भी, पूरे देश से जो यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। शुक्ला जी नमस्कार, स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज़ में। आप भी यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। देखिए 2 बार की सरकार आपकी रही है यहाँ पे, अब आप लोग इस बार लक्ष्य रखा है तीसरी बार और 3 डिजिट में, यानी कि 100 का आंकड़ा पार करने का। क्या लगता है किस तरीके से आप देख रहे हैं असम को आके यहाँ पे? दिल्ली से तो देखना अलग बात है, यहाँ पे आके यहाँ के ज़मीनी हकीकत को, तैयारियों को, मुकाबले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, असम में तो एक तरफा ही लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत निश्चित है और विजय की हैट्रिक और कांग्रेस के पराजय की हैट्रिक, यह भी असम की जनता ने निश्चित कर रखा है। और यह असम की हवाओं में आप इसको महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से पहला टर्म आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में और दूसरा टर्म आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह से असम का कायाकल्प हुआ है, उस कायाकल्प का परिणाम है कि असम की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड बहुमत, जो आपने कहा 3 डिजिट वाला बहुमत देने का निश्चय यहाँ की जनता ने किया हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। किस आधार पे कह रहे हैं आप? यहाँ पे कौन सी ऐसी उपलब्धियां हुई? हालांकि आपने 31 बिंदुओं का घोषणा पत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कल जारी किया है। हालांकि वो घोषणा पत्र नहीं, आपके हिसाब से वो संकल्प पत्र है। भारतीय जनता पार्टी घोषणा नहीं करती है, बल्कि विकास का संकल्प लेती है और उस संकल्प को सिद्ध करती है। और 5 साल बाद जब अगले बार चुनाव में जाती है तो बीते हमने 5 वर्षों में क्या किया, जैसे कल आपने देखा होगा कि आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने संकल्प पत्र जारी करने के पहले बीते 5 वर्षों में असम के विकास के लिए क्या क्या किया गया, इसको गिनाया। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा ने हम अगले 5 वर्षों में असम में क्या करना चाह रहे हैं, असम के कल्याण के लिए हमारे पास क्या योजनाएं हैं, असमी जनता का जो है सेवा करने के लिए हमने क्या संकल्प लिया हुआ है, यह जो है उन्होंने लोगों के सामने रखा। और असम की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है घुसपैठ, और घुसपैठ से मुक्ति दिलाने का अगर किसी के पास जनता को विश्वास है कि असम को घुसपैठिया मुक्त अगर कोई कर सकता है तो वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ही घुसपैठिया मुक्त असम जो है वो दे सकती है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से समान नागरिक संहिता एक हमारा प्रमुख संकल्प जो है, वो समान नागरिक संहिता है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है। गुजरात में विधेयक जो है पारित होने की स्थिति में है। असम जो है अगले कुछ महीनों में, सरकार बनने के कुछ महीनों के भीतर ही समान नागरिक संहिता लागू करके यहाँ पर जो मजहब के आधार पर भेदभाव की प्रक्रिया बीते 7 दशकों से चल रही है, उससे मुक्ति दिलाने का कार्य जो है वो होना निश्चित हुआ है। लेकिन बात जो आ रही है, आप लोग मियाँ कहते हैं घुसपैठियों को, और उसी के नाम पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि एक इमोशनल, जिस तरीके से कहा जाए, भावनात्मक रूप से उभार के आप उसको राजनीति में ला रहे हैं। ये घुसपैठिए को निकालना, ये भाव जो है, अगर आम असम वासियों के मन में बीते 5 दशकों से है तो इस भाव को जो है जनादेश में रूपांतरित करने की मांग करना क्या गलत है? हमारा संवैधानिक लोकतंत्र जो है जनता से, जनता के मुद्दों पर ही जनता के लिए जनादेश मांगने की बात करता है। तो बीते 5 दशकों से असम की जनता घुसपैठियों के अतिरेक से हलाकान होने के नाते
घुसपैठियों को निकालने की मांग ये असम की मौलिक मांग है। अगर उस मौलिक मांग को पूरा करने की बात हम करते हैं तो इस भावना से कांग्रेस की भावना क्यों आहत होती है? प्रश्न तो ये है। आज मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा कि आसाम को विदेशी बनाना चाहती है या विदेशियों के हाथों में सौंपना चाहती है। मोदी जी ने सभा में आज कहा कांग्रेस की ये रणनीति है। कांग्रेस की तो ये रणनीति रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज असम का किया उसका उद्देश्य क्या है? अगर घुसपैठिए जो हैं वो असम के लोकतंत्र का भविष्य निर्धारित करने की क्षमता हासिल कर लेंगे तो ये असम के हित में होगा क्या? किसी भी देश में घुसपैठिए जो हैं वहाँ का जनादेश प्रभावित करने लगे या वहाँ की जनता के हित में तो कतई नहीं हो सकता ना। अन्य जो मुद्दे हैं वो गौण हो जा रहे हैं। सिर्फ घुसपैठ का जो मुद्दा है वही इस बार के जो बीजेपी की जो रणनीति है, पहला आपने दी 31 बिंदु में भी पहला बिंदु भी यही था। घुसपैठ निश्चित तौर पर हमारे लिए प्रमुख बिंदु है, लेकिन विकास जिस तरह से ब्रह्मपुत्र पर 7 वर्षों में 60 और 70 7 दशकों में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के शासनकाल में 5 पुल ब्रह्मपुत्र पर बने। जिस तरह से लगभग हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपयों के काम हुए हैं, तो ये काम जो है वो असम की जनता के कायाकल्प के लिए जिस तरह का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है वो हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने जो है जो किया है वो प्रमाण है सबके सामने कि हमने किस तरह से असम के लोगों के जीवन में परिवर्तन को प्रमाणित किया है। तो असम की जनता जान रही है कि उसके जीवन में अगर कोई परिवर्तन करने का क्षमता रखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रेम जी, बार बार ये सवाल आता है, आप ठीक बोल रहे हैं, घुसपैठ की समस्या है या फिर जो डेमोग्राफिक चेंज की समस्या है, लेकिन जो देश की सीमाओं की रक्षा का दायित्व जो है वो गृह मंत्रालय का है और राज्य सरकार की उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक हुआ है। आपके पास आंकड़ा भी नहीं कि कितने घुसपैठ हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये चूक निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकारों के दरमियान हुआ और सीमा सुरक्षा बल की बाड़बंदी जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी। कई बार आरोप लगते हैं कि कई टारगेट किया जा रहा है एक विशेष समुदाय को और उन्हें डिटेंशन जो कैंप में उनको डाला जा रहा है। एक्ट के तहत शरणार्थी के रूप में भारत की नागरिकता का संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको तो निकालने के अलावा कोई प्रावधान ही नहीं है। तो उसमें जो है मजहबी आधार क्यों पकड़ रहे हैं भाई? क्योंकि जो मुसलमान असम का मूलभूत नागरिक है उसको तो नहीं निकाला जा रहा है। इस आधार पर किसी को नहीं निकाला गया ना कि मुसलमान इसलिए निकाल दिया गया। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, सोनोवाल जी का 5 साल और 5 साल हिमंता जी का, तो 10 साल कम नहीं होते सर? हाँ, तो उसमें काम काफ़ी हुआ है, बैकग्राउंड तैयार हुआ। अब जो है उनको जो बैकग्राउंड तैयार होने के बाद जो एक्शन का समय अब आ रहा है, पृष्ठभूमि तैयार हो गई। जो घुसपैठियों का राज चलता था उस राज से तो मुक्ति मिल गई है ना। घुसपैठिए अब असम पे राज नहीं कर रहे हैं ना। अब वो असम में सोच रहे कि हम बचे कैसे। वो सिर छिपाने की जगह तलाश रहे हैं और बस एक ही सिर छिपाने का उनको एक ही आसरा दिखाई देता है, कांग्रेस का। और कांग्रेस घुसपैठियों के लिए जब मौका लगता है छाती पीट कर सियापा करती है। बांग्लादेश में एक समय नक्सल का भी बोलबाला था, अल्फा कहें आप, चाहे बोडोलैंड की मांग जो उठती थी, अब वो मांग नहीं उठ रही है। क्या लगता है कि ये इसके लिए कांग्रेस की सरकारें थी वो समझौते करती थी कागजों पर, उनका क्रियान्वयन नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझौते किए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी से। आसाम का चुनाव है, साथ ही साथ बंगाल का भी चुनाव है। 5 राज्यों में कुल चुनाव है, लेकिन आसाम और बंगाल क्योंकि ये दोनों ही निकटवर्ती राज्य हैं। प्रेम जी, आसाम की तो बात है ही, बंगाल में भी चुनाव है और बंगाल में भी इस बार आप लोग, पिछले बार आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और 80 का आंकड़ा पार किया।
इस बार क्या लगता है आपको? जब पिछली बार हम लोग 277 पे गए थे, इस बार पूर्ण बहुमत को प्राप्त करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम प्रारंभ हुआ है बंगाल में। और जिस तरह से ममता का पिछले 15 वर्षों का अराजक शासनकाल है, उससे मुक्ति पाना चाहता है बंगाल। जिस तरह से रामनवमी का जुलूस जब निकलता है तो उसे पथराव होता है, जय श्री राम बोलना प्रतिबंधित है, का जुलूस प्रतिबंधित हो जाएगा। हनुमान जयंती को हाईकोर्ट से आदेश लेकर बनाना पड़ेगा। ये बीजेपी पर आरोप लगता है कि जो भी बीजेपी दूसरी पार्टी को छोड़कर आता है, आप लोग उसे तुरंत टिकट देते हैं, और जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका जो मनोबल है वो गिरता है। चाहे वो बंगाल की ही बात करें, आसाम में भी ये हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अधिकांश तो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। वो सागर है, वॉशिंग मशीन कहते हैं। वॉशिंग मशीन उन सागर में मिलते ही वो सागर हो जाएगा, वो गागर नहीं कहलाएगा ना। तो जो सागर में मिल गई हैं वो भाजपा के ही हैं, उनको बाहरी मानने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने के आधार पर ही टिकट बंटता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भली भांति जानता है कि सरकार बनाना उसके लिए प्राथमिकता है, क्योंकि सरकार बनेगी तो विचारधारा लागू होगी, सरकार नहीं बनेगी तो आपके विचार दर्शन को जो है लागू करेंगे कैसे। लेकिन उसके लिए जो सिद्धांत जो है बीजेपी का, देखिए एक ज़माने में कहा जाता था पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन अब कमोबेश वही स्थिति यहाँ भी हो रही है। बिल्कुल, आज भी पार्टी विद डिफरेंस ही है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस और भाजपा में डिफरेंस नहीं है? तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में डिफरेंस नहीं है? समाजवादी पार्टी और भाजपा में डिफरेंस नहीं है? डीएमके और भाजपा में डिफरेंस नहीं है? साफ तौर पर दिखता है। और ये हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कह दे कि हम भाजपा जैसे हैं, कांग्रेस की हिम्मत हो तो कह दे कि हम भाजपा जैसे बनेंगे, हो ही नहीं सकते हैं। नहीं, वो तो बोलते हैं कि भाई हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम सांप्रदायिकता का जो है जहर नहीं फैलाते हैं, हम सबकी बात करते हैं, सबकी बात नहीं, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष। वो मजहब विशेष की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भाजपा के नेतृत्व में करती है। वो मजहब विशेष की बात करते हैं, वो घुसपैठियों की बात करते हैं, वो नक्सलियों की बात करते हैं, वो अर्बन नक्सल के समर्थन में खड़े हैं। वो भारत के समर्थन में और भारतीयता के समर्थन में नहीं है। ये भी है कि चाहे बंगाल के चुनाव हो, चाहे असम के चुनाव हो, चाहे झारखंड के चुनाव हो, अभी पिछले साल जो हुआ, बीजेपी पूरे नेताओं की फौज लगा देती है। देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, आप सब यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक, सांसद से लेकर मंत्री तक, सभी यहाँ पे लगे हुए हैं। मतलब क्या इतना खौफ क्यों है चुनाव को लेकर? भाई इतना शक्ति किसके पास है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? भाजपा है। 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की, 18 करोड़ कार्यकर्ताओं, तो भाई ये जो लोग आ रहे हैं प्रत्यक्ष, ये मिस्ड कॉल से तो आ नहीं रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष आ रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी प्रत्यक्ष हैं, गृह मंत्री जी प्रत्यक्ष हैं, रक्षा मंत्री जी। मिस्ड कॉल मैं मिला था भिंड के विधायक, भिंड मुरैना, मतलब वहाँ के अभी वो कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं विधायक हूँ, तो तब मुझे पता चला। हाँ, इसलिए कि विविध राज्यों में सबसे अधिक विधायक जो हैं वो भाजपा के पास है, सबसे अधिक सांसद भाजपा के पास है, सबसे अधिक पार्षद भाजपा के पास है। तो जब सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि हमारे पास हैं, तो अन्य राज्यों में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच काम करते हैं। अब जो है कांग्रेस के पास जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से आएंगे? क्या इतनी आवश्यकता है क्या? नहीं, लोगों को सब में प्रेरणा है, सब में उत्साह है कि हमने जो है सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% भाजपा करने के लिए उत्साह से हमारा कार्यकर्ता उठकर आता है। बाकी दलों के पास कार्यकर्ता है ही नहीं, सब जो है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के भरोसे जी रहे हैं, तो वह कहाँ से कार्यकर्ता ले आए, कहाँ से? ये आरोप तो बीजेपी पर लगता है कि आप लोग किसी भी कार्यक्रम को इवेंट बना देते हैं। बिल्कुल है, वो कोई किसी को प्रशांत किशोर को भाड़े पे लेना पड़ता है, किसी को और किसी को भाड़े पे लेना पड़ता है। भाजपा को लेना पड़ता है क्या? भाजपा को नहीं लेना पड़ता। भाजपा को किराए के कार्यकर्ता, क्योंकि अपने ही कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी है। बात करते हैं
बगल में राज्य है झारखंड, और हिमंता जी पिछले चुनाव में सह प्रभारी के रूप में थे, शिवराज जी प्रभारी थे। और उसके बाद अब यहाँ पे जेमे में भी लगभग 16 से 21 सीट की बात चल रही है। कुछ पे उसके अप्रत्यक्ष रूप से है, कुछ उसमें डायरेक्ट है। 21 प्रत्याशी लगभग उन्हें उतारे हैं। क्या लगता है आपको कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिक्का यहाँ पे चल पाएगा? अभी तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा, उसका सहयोगी आया है। नहीं, साथ नहीं लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन में टूट हो चुकी है। जेएमएम को यहाँ जो है कांग्रेस बी टीम कहती है, टीम बीजेपी की कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है ना। बी टीम कौन कहता है? भाजपा की बी टीम कौन कहता है? कांग्रेस। सपा को भाजपा की बी टीम कौन कह रहा था? कांग्रेस। आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम कौन कह रहा था? कांग्रेस। और सीपीएम कांग्रेस को भाजपा की बी टीम कह रही है। यहाँ पर उससे आप लोगों को भी तो फायदा है। अगर जेएमएम यहाँ पे लड़ रही है तो कांग्रेस के ही का ही वोट वो ज्यादातर काट। और सीधे भी कांग्रेस लड़ेगी तब भी हारेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा आ जाएगी तो और तरह हारेगी। तो वो इतना ही हो गया कि उनके जो है में कांग्रेस के जख्म में रगड़ने का काम जेएमएम कर रही है। मोदी जी जब भी कांग्रेस असम आते हैं वो चाय का जिक्र जरूर करते हैं कि भाई यहाँ का चाय उनके गांव में जाता था जिसको वो बेचते थे, और एक जुड़ाव वो यहाँ पर लाने का प्रयास करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के एकमेव ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे देश के तमाम जिलों में जिन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में प्रवास किया है, तो उनका सारे देश के और विशेष करके असम से उनका अपना विशेष तरह का नाता है। तो उस नाते का जिक्र करके किस तरह से असम के प्रति उनके मन में अपनत्व का भाव है, वो असम के लोगों से अपनी भावनाएं जो हैं वो साझा करते हैं। इस पर भी लेकिन ऐतराज है कि भाई हर जगह जाकर वो कहीं बंगाल बोलते, पिछले जन्म में बंगाल। राहुल गांधी का पूरे भारत से नहीं बन पा रहा है, वो इटली का अपना रोम जो विरासत उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उनकी समस्या है ना। राहुल गांधी तो अमेठी से रायबरेली से भी नाता नहीं जोड़ पाए, उनका तो सिर्फ रोम से ही नाता रह जाता है। रोम पुत्र में कुछ तो अंतर रहेगा ना। चलिए, क्या लगता है, आखिरी सवाल है कि असम में आप लोग 3 डिजिट के करीब हैं या उसके पार हैं? 100 के पार हैं। अब की बार असम में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए 100 के पार है। 400 पार का भी नारा दिया था सर आप लोगों ने। हाँ, तो 300 पार दिया था तो पूरा भी हुआ था। 400 पार नहीं, 300 पार पूरा था, 400 पार में कुछ रह गया, अगली बार पार कर लेंगे। भाई लक्ष्य तो बड़ा निर्धारित करना पड़ता है ना, और अक्सर जो है लक्ष्य हासिल करते हैं, एक आध बार नहीं भी हासिल होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, और इन्होंने कहा कि इस बार असम का जो चुनाव है वो बिल्कुल कहा जाए तो मुकाबला ही नहीं है, और 100 का आंकड़ा जो है यहाँ पे बीजेपी पार करेगी। सहयोगी नलिन कुमार के साथ निलय सिंह, नक्षत्र न्यूज़, गुवाहाटी।